हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट ब्लड ग्रुप्स। ऑलराइट, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है, लेकिन काफ़ी बार हमें कंफ्यूजन आ जाते हैं इस टॉपिक को लेके। एंड इसे अच्छे तरीके से माइंड में क्लियर रखना बहुत ज़रूरी होता है अंडर इमरजेंसी सिचुएशंस, ताकि हम कोई गलती ना कर बैठे। सो लेट्स गेट टू द टॉपिक। फर्स्ट वी विल डिस्कस द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। फिजियोलॉजिकल बेसिस में क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक होता है एंटीजेंस, एक होता है एंटीबॉडीज। ये दोनों दो अलग अलग पार्टीज हैं और इन दोनों की अपनी अपनी आइडेंटिटीज़ हैं। होता क्या है, ह्यूमन रेड सेल्स जो होते हैं दे कंटेन न्यूमरस सरफेस स्ट्रक्चर्स। कुछ क्या होते हैं, कुछ सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन सरफेस स्ट्रक्चर्स को हमने नाम दिया है एज ब्लड ग्रुप एंटीजेंस, है ना। ये क्या करते हैं, दे रिकग्नाइज they are recognized as antigens by the immune system of the individual who does not possess them. These surface structures are called blood group antibodies. तो ये होते कहाँ पे हैं, ये ह्यूमन रेड सेल्स पर होते हैं। ये बेसिकली उनके मेम्ब्रेन पे होते हैं, जो आपकी मेम्ब्रेन होती है उस पर होते हैं, ठीक है। और सेकेंड पार्टी क्या होती है, एंटीबॉडीज। The based on the presence of antigen on the red cell membrane, usually corresponding antibodies are absent. तो क्या होगा, एंटीबॉडी एब्सेंट होगी। अगर एंटीजन है तो उसका एंटीबॉडी नहीं होगा आपकी बॉडी में, ठीक है। अगर मान लीजिए ए का एंटीजन है तो ए का एंटीजन नहीं होगा आपकी बॉडी में, ठीक है। अब हमने कुछ दो काफ़ी साइंटिफिक स्पेशल नाम दिए हैं इन्हें। एक को हमने कहा एग्लूटिनोजेन और दूसरे को कहा हमने एग्लूटिनिन, ठीक है। एक को हमने कहा एग्लूटिनोजेन और एक को कहा एग्लूटिनिन। एग्लूटिनोजेन किसको कहा हमने, एंटीजन को, और एग्लूटिनिन किसे कहा है, एंटीबॉडीज को, ठीक है। देखिए बस दो चीज़ आपको याद रखनी है, एंटीजन मेम्ब्रेन पर होंगे, एंटीबॉडी एब्सेंट होगी, करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट होगी, और ये दो हमने स्पेशल नाम लिखे। अब चलते हैं एबीओ सिस्टम, जो एबीओ ब्लड ग्रुप्स होते हैं उस सिस्टम के जो एग्लूटिनोजेंस यानी एंटीबॉडीज, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पहली चीज़ हमने क्या देखी यहाँ पे, सबसे पहली बात गुड टू नो फैक्ट है, आप याद रख सकते हो अगर आप याद रखना चाहो, कि क्रोमोसोम 9 पर इनके जीन्स मिलेंगे, ठीक है। दो एंटीबॉडीज दो एंटीजन होते हैं, एक होता है एंटीजन ए, एंटीजन बी। काफ़ी बेसिक नाम है, ठीक है। लेकिन इसमें फ़र्क होता है, ये ए और बी क्यों आया, ये इसलिए आया बिकॉज क्या होता है, ये दोनों क्या है तो ये दोनों ओलिगोसैकराइड्स, लेकिन इस ओलिगोसैकराइड की जो टर्मिनल शुगर है वो अलग है। जो ए एंटीजन है, जो ए एंटीजन है उसके लिए जो है वो है एन एसिटाइल गैलेक्टोसमाइन। एन एसिटाइल गैलेक्टोसमाइन क्या है, इसकी टर्मिनल शुगर है। और जो बी है हमारे लिए, जो ब्लड ग्रुप बी होता है यानी कि जो एंटीजन बी होता है, एंटीजन बी के लिए क्या है, गैलेक्टोज है। तो ये दो डिफरेंट टर्मिनल शुगर के कारण ये दो डिफरेंट एंटीजेंस क्रिएट होती हैं हमारी बॉडी में, है ना। अब मैंने क्या कहा था, ये सरफेस पे मिले ये आरबीसी के, तो अगर आपके पास आरबीसी पे ए है एंटीजन, ठीक है, तो आपका ब्लड ग्रुप ए रहेगा। अगर आपके पास बी है तो आपका ब्लड ग्रुप बी रहेगा। अगर आपके पास दोनों है तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा, और दोनों में से कोई भी नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप ओ रहेगा। काफ़ी सिंपल सी बात है ना। अब आते हैं एक स्पेशल चीज़ की तरफ, रोल ऑफ एच जीन एंड एच एंटीजन। ये देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। होता क्या है, देखिए समझिए, द एक्सप्रेशन ऑफ ए एंड बी एंटीजन आर डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ एच जीन। यानी ए और बी का होना हमारी बॉडी में डिपेंड करता है एच जीन्स के ऊपर, है ना। कैसे होता क्या है, ये जो ए और बी रेड सेल एंटीजन बनते हैं, ये बनते एक बेसिक प्रिकर्सर सब्सटेंस है। किससे बनते एक बेसिक प्रिकर्सर, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये ए और बी जो बना, ये कहाँ से बने, ये बने एक बेसिक प्रिकर्सर सब्सटेंस से, ठीक है। द बेसिक प्रिकर्सर सब्सटेंस इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू एच सब्सटेंस, है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एच जीन। द एच सब्सटेंस इज पार्शली कन्वर्टेड। तो अब एक इसको मैं समझाता हूँ यहाँ पे कि ये कैसी हायरार्की है। होता क्या है, आपके पास क्या होगा, एक बेसिक प्रिकर्सर सब्सटेंस, ये बेसिक प्रिकर्सर सब्सटेंस कन्वर्ट होगा एच सब्सटेंस में। किसके हेल्प से, एच जीन के हेल्प से। और फिर ये एच सब्सटेंस क्या होगा, तीन चीज़ों में कन्वर्ट होगा, ये ए में कन्वर्ट होगा, बी में कन्वर्ट होगा, और कई बार क्या हो जाएगा, ये दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और कुछ कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। तो क्या एक बेसिक प्रिकर्सर सब्सटेंस है जो कि क्या हुआ, एच जीन के इन्फ्लुएंस के अंदर किस में कन्वर्ट हुआ, एच सब्सटेंस के अंदर। और ये एच सब्सटेंस क्या होगा, पार्शियली कन्वर्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए जीन। अब यहाँ पे क्या आएंगे, ए जीन एंड बी जीन, ठीक है। यहाँ पे ए जीन एंड बी जीन के क्या होगा, इन्फ्लुएंस के अंदर वो उनके एंटीजन में कन्वर्ट होते हैं। और कुछ पार्ट क्या होता है, सम ऑफ द एच सब्सटेंस रिमेन्स अनकन्वर्टेड,
ठीक है, जो अनकन्वर्टेड रहेगा वो क्या बनाएगा आपके लिए, ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, क्या बनाएगा आपके लिए, ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, क्योंकि उस पर क्या होगा, ना ए होगा ना बी होगा। ए और बी तभी बनेंगे अगर एच प्रेजेंट होगा, अगर एच कन्वर्ट होगा। अगर एच आपका कन्वर्ट नहीं होगा तो ना तो ए बनेगा ना तो बी बनेगा, और दोनों में से कुछ नहीं बनता, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ओ होता है। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है। आई होप इसको, ये बात आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, अब इस बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ये काफ़ी रेयर चीज़ है, काफ़ी बार हम मिस आउट भी कर जाते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, हुआ क्या, हमने क्या बस पढ़ा था पिछली स्लाइड में कि हमारे पास क्या था, हमारे पास एक बेसिक प्रिकर्सर सब्सटेंस था, एक बेसिक प्रिकर्सर सब्सटेंस था जो कि एच सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ। अब ये एच सब्सटेंस क्या कर सकता है, या तो ये ए में कन्वर्ट होगा या तो ये बी में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना। ए और बी तभी बनेंगे जब ये एच सब्सटेंस क्या होगा, इन दोनों में कन्वर्ट होगा। अगर ये इन दोनों में कन्वर्ट नहीं होता है तब हम क्या कहते हैं, ये ओ ब्लड ग्रुप में है। कौन सा ब्लड ग्रुप में है, ओ ब्लड ग्रुप में। अब देखते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप में क्या स्पेशल होता है। दीज इंडिविजुअल्स लैक द एच जीन। अब अगर ये एच जीन नहीं होगा तो आप मुझे बताओ, ए बनेगा नहीं, बी बनेगा नहीं, ए और बी दोनों नहीं बनेंगे तो किसकी तरह दिखेगा वो, ओ की तरह दिखेगा। लेकिन वो ओ ब्लड ग्रुप होगा क्या, नहीं। बिकॉज जब आप ओ ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग करोगे फॉर एच, when you tested for H antigen it will show positive अगर आपके पास O है तो। लेकिन अगर आपके पास बॉम्बे ब्लड ग्रुप है तो आपके पास वो नेगेटिव आएगा, वो आपको मिलने ही नहीं वाला। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, फेलियर होता है ए और बी के एंटीजन का। इस कारण से वो दिखता तो O पॉजिटिव की तरह है, लेकिन इसमें H जीन क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है। इस कारण से जो H एंटीजन का जब आप टेस्ट करोगे तो H एंटीजन क्या आएगा, नेगेटिव रिपोर्ट आएगी। ठीक है, when their blood sample is tested for routine A and B grouping, they will be labeled as O group. However, the serum contains anti-A, anti-B and anti-H antibodies. ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। Thus, these individuals therefore should be transfused only with Bombay blood group. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। उसके बाद अब आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ द एग्लूटिनेंट्स। हमने ये देख लिए, एंटीजन देख लिया। अब एंटीबॉडीज देखते हैं। तो दो एंटीबॉडीज होते हैं, एक होता है एंटी ए, एक होता है एंटी बी। एंटी ए को अल्फा भी कहते हैं, एंटी बी को बीटा भी कहते हैं। ये कैसे होती है, नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज है। ध्यान में रही, नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज हैं जो कि किस में प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा में। ठीक है, ये जो एग्लूटिनेंट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ग्लोब्यूलेंस होते हैं। और ग्लोब्यूलिन हमें पता है कि इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, आईजीएम कैटेगरी के होते हैं। और क्योंकि आईजीएम कैटेगरी के होते हैं ये क्रॉस नहीं कर पाते प्लासेंटा को। माइंड यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये क्रॉस नहीं कर पाते प्लासेंटा को। ठीक है, ये गुड टू नो फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखने की कोशिश करनी है। तो होता क्या है, ठीक है, जिन इंडिविजुअल में ए एंटीजन होता है, ठीक है, किस पर, मेम्ब्रेन पर, दे डू नॉट हैव एंटी ए एंटीबॉडी। ठीक है ना। दे पोजेस एंटी बी एंटीबॉडी। बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटीजन और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एंटीबॉडी, है ना। अगर इसके पास ए एंटीजन है तो इसके पास एंटी बी एंटीबॉडी होगी। अगर बी एंटीजन है तो एंटी ए एंटीबॉडी होगी। अगर ए और बी दोनों हैं तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। और अगर ओ एंटीजन है तो दोनों एंटी एंटी ए और एंटी बी दोनों प्रेजेंट होंगे बॉडी में। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक ऑपोजिट सा नेचर देखने मिलता है। और इस ऑपोजिट नेचर को एक इंसान ने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया और उससे एक लॉ बनाया जिसे हम कहते हैं लैंड-स्टीनर्स लॉ। देखिए, इस लॉ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये लॉ क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ अ पर्टिकुलर एग्लूटिनोजन यानी कि एंटीजन is present on the red cell membrane of an individual, the corresponding antibody must be absent in the plasma। बहुत बेसिक सी बात है। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा एंटीजन और हमने यहाँ पे लिखा एंटीबॉडी। तो इस यहाँ तक का मतलब क्या था कि अगर मेरे पास ए एंटीजन है, मान लीजिए कोई एंटीजन है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी क्या होगी, एब्सेंट होगी। इसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी ए, है ना। तो ये क्या होगी, एब्सेंट होगी। करेक्ट, ये मतलब है इसका, इसके पहले लाइन से। ठीक, अब अगली लाइन पे आते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या पता है कि एंटी ए क्या होगी, एब्सेंट होगी। ये था हमारी पहली लाइन का मतलब। कॉन्वर्सली, इफ द एग्लूटिनोजन इज एब्सेंट, अब अगर ए है, हमें पता है दो ही एग्लूटिनोजन है हमारी एबीओ सिस्टम में, एक है ए, एक है बी, ए एंटीजन बी एंटीजन। अगर ये प्रेजेंट है तो ये क्या है, एब्सेंट होगी। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये
अगर ये है तो ये एब्सेंट होगी या दोनों प्रेजेंट होगी, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रेजेंट, अगर ये वाली प्रेजेंट है, ए वाली प्रेजेंट है और बी एब्सेंट है, ठीक है, तो बी क्या है, एब्सेंट है। The agglutinogen is absent, then the corresponding agglutinin must be present। क्या होगी, एंटी बी क्या होगी, प्रेजेंट होगी, करेक्ट। तो ये जो क्रॉस कॉम्बिनेशन है, ये जो क्रॉस कॉम्बिनेशन था, इस क्रॉस कॉम्बिनेशन को लैंस स्टीनर ने क्या किया, एक्सप्लेन, है ना। और हमने इसको यहाँ पर क्या किया, इनबिल्ट किया एज अ लॉ, एज अ स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी मिक्स एंड मैच होती हैं वर्ड्स की, बट बहुत बेसिक, बहुत ही बेसिक है ना। इसको एक बार मैं इससे समझाता हूँ। आपको क्या उसे कहते हैं, इस समझाया मैंने, मतलब आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। नहीं आया तो हल्का सा रिवाइंड करो, इसको वापस एक बार समझो। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे लैंस स्टीनर लॉ के रिस्पेक्ट में इम्पॉर्टेंट है कि जो पहली लाइन है, यानी कि यहाँ तक, अप टिल दिस पॉइंट, अप टिल दिस पॉइंट दिस स्टेटमेंट इज वेरी वैलिड फॉर एबीओ सिस्टम। यानी कि क्या होता है एक्चुअली, ये पूरा स्टेटमेंट एबीओ के लिए परफेक्ट, इट इज परफेक्ट। बट क्या होता है, आरएच में गड़बड़ हो जाती है। आरएच सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तब ये पूरा वैलिड नहीं होता, सिर्फ यहाँ तक वैलिड होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट तक सब सही चलता है आरएच में, सेकेंड स्टेटमेंट में वैलिड नहीं होता। इसलिए पूरा यूनिवर्सली नोन करेक्ट नहीं है, बट येस इट इज अ वाइडली एक्सेप्टेड, ओके, है ना। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आए। नहीं आए हो तो फिर एक बार बोल रहा हूँ, रिवाइंड करो और इसे अच्छी तरीके से समझो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब आते हैं कुछ गुड टू नो स्टफ पे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा आप क्या हो सकते हैं, एक एज मिल जाती है आपको दूसरों से, अबव अदर्स, यू कैन गेट दिस एज। एक जस्ट गुड टू नो स्टफ है। एंटीजन्स जो होते हैं, जो हमारी एंटीजन होते हैं, दे आर सॉरी, एंटीबॉडीज जो होती हैं, ये जो होती हैं, ये एंटीबॉडीज जो होती हैं, एंटीबॉडीज आर नॉट फॉर्म ड्यूरिंग फीटल लाइफ एंड आर एबसेंट एट बर्थ। दे अपीयर इन द सेकेंड वीक ऑफ नियोनेटल लाइफ and increase very slowly in concentration to attain peak by 10 years। यानी कि जो आपकी बॉडी, जो एंटीबॉडीज़ हैं, वो क्या होती हैं, बर्थ में प्रेजेंट नहीं होती, थोड़ी सी थोड़ी लेट फॉर्मेशन होती है, बर्थ के बाद बनती हैं और पीक अटेन करती है 10 ईयर्स तक। हालांकि जो एंटीजेंस होते हैं, जो एंटीजन होते हैं, वो क्या होते हैं, वो फीटल लाइफ में दिख जाते हैं, है ना, सिक्स्थ वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, है ना। और इनका कॉन्सेंट्रेशन कब तक टच होता है, 15 to 17 ईयर तक। इसलिए हम कहते हैं कि ब्लड डोनेट करने की एज आपकी 15 से ऊपर की होनी चाहिए, है ना, बिकॉज ये तब मैक्सिमम पीक अटेन करते हैं, है ना। अब आते हैं आरएच सिस्टम पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले एक गुड टू नो स्टफ देख लेते हैं वापस कि ये क्या होते हैं। ये सबसे पहले रीसिस मंकी में डिस्कवर किया था, रीसिस का आरएच पिकअप किया, तो इस कारण से इसका नाम आरएच सिस्टम पड़ गया। जैसे एबीओ को हमने देखा था ऑन क्रोमोसोम 9, ये है ऑन क्रोमोसोम 1। होता क्या है, इसमें कितना एंटीजन है, इसमें 6 एंटीजन है। क्या है, सी डी ई, सी डी ई, ये तीनों कैपिटल हैं, ये तीनों छोटे हैं, है ना। लेकिन इनमें सबसे डोमिनेंट कौन सा है, ये सबसे डोमिनेंट है ना। तो ये काफ़ी पावरफुल रहेगा, है ना। अब ये भी सबसे बड़ी बात है कि नेचुरली अकरिंग नहीं होते हैं। देर आर नो नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज़। जब हमने एबीओ सिस्टम पढ़ा था तब मैंने कहा था कि गौर फरमाना इस बात पर कि वो कैसे होते हैं, वो नेचुरली अकरिंग होते हैं। ये नो, दीज आर नॉट नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज़, है ना। इंपॉर्टेंट बात अगली, तो मोस्टली क्योंकि डी डोमिनेंट होता है, अगर डी प्रेजेंट होगा तो हम उसे आर एच पॉजिटिव कहेंगे, अगर डी एबसेंट होगा तो हम उसे आर एच नेगेटिव कहेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था वो एंटीबॉडीज़ कैसी थी, आईजीएम टाइप की थी। एबीओ वाली जो एंटीबॉडीज़ थी वो आईजीएम टाइप की थी, लेकिन ये कैसी है, आईजीजी टाइप की है। इस कारण से क्या करती है, प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती है। क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है, ठीक है। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे मैंने कहा था ये नेचुरली अकर नहीं करती। तो ये बनती कब है, ये बनती तब है जब इनकी एंटीबॉडीज़ का नाम क्या है, एंटी डी एंटीबॉडी, ठीक है। और ये तभी बनती है, ये तभी बनती है जब एक आर एच नेगेटिव इंसान को आपने कोई आर एच पॉजिटिव ब्लड दिया हो, ठीक है। नॉर्मली ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, किसी भी इंसान की बॉडी में आपको इसकी एंटीबॉडी नहीं मिलती। बट अगर कोई ऐसा इंसान होगा जिसको जो आर एच नेगेटिव था और उसको आर एच पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया उस ज़िंदगी में कभी, तब आपको ये एंटी डी एंटीबॉडीज़ मिलेगी उसकी बॉडी में, ठीक है। तो ये कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस करे वीडियो में। जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट सी बात बता के जाऊँगा, जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
RH सिस्टम की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं हम उन्हें वार्म एंटीबॉडीज़ कहते हैं, और ABO सिस्टम की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो कोल्ड एंटीबॉडीज़ होती हैं। कोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो 0 to 5 डिग्रीज के बीच में भी सर्वाइव कर सकती हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होगी। और RH सिस्टम वाली एंटीबॉडीज़ को यानी कि एंटी डी एंटीबॉडीज़ को थोड़ा सा हाई टेम्परेचर लगता है, यानी कि थोड़ा बॉडी टेम्परेचर की ज़रूरत लगती है, उससे नीचे जाओगे तो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, तो ये एक जनरल नॉलेज के लिए गुड टू नो फैक्ट मैंने जाते जाते वीडियो के एंड में बता के जा रहा हूँ। आई होप आपको कम्प्लीटली टॉपिक समझ में आया हो। हमने सारे एस्पेक्ट्स डील करे थे। कुछ और टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट, अब आने वाले वीडियोस में आप वो देख सकते हो। थैंक यू।